पढ़ना है डेथ ऑफ पार्टनर, इसको कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन आज का क्या है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका होगा 19 आपको पढ़ना है और आप पढ़ते जाएंगे, सॉल्यूशन करते जाएंगे। ठीक है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई चैप्टर है तो उसके मकसद को समझना है, क्या क्या हो सकता है उसकी संभावनाओं को भी समझना है। अगर कोई पार्टनर डेथ कर गया है, मर गया है, तो उसका जो हिसाब है पुराने पार्टनर के मतलब एज ए अकाउंटेंट आपको करके देना है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, होता यह है कि अगर पुराना पेंडिंग कोई काम है, जैसे प्रॉफिट है उसका बंटवारा नहीं हुआ है तो आपको करना पड़ेगा, या उसमें जो पार्टनर मर गया है तो उसका शेयर पूरी तरीके से बिजनेस में सेक्रीफाइस हो जाता है, चूँकि रहेगा नहीं, वो पूरा का पूरा शेयर सेक्रीफाइस हो गया। अब उसके सेक्रीफाइस के इक्विवेलेंट में हमको उसे कंपनसेशन करके देना पड़ेगा। ठीक है, तो शेयर के बदले में गुडविल का वैल्यू लगाया जाता है। जैसे कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो उस समय हम गुडविल का वैल्यू लगाकर उससे हम एडमिशन का पैसा लेते हैं एज ए गुडविल। ठीक है, तो उसी तरीके से जब कोई पार्टनर डेथ करता है या रिटायर करता है तो उसको कंपनसेशन एज ए गुडविल दिया जाता है। सवाल ये है कि एडमिशन में क्या होता है कि एक बाहर का पार्टनर है जो अंदर आ रहा है तो उस समय वो कैश लेकर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर पहले से रिटायरमेंट और डेथ में क्या होता है कि एक अंदर का ही पार्टनर है जो मर गया है, ठीक है, पहले से था, ऐसे कंडीशन में किसी को गुडविल का वैल्यू लाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहता है, आप देखते जाइएगा और उसको सॉल्व करते जाएंगे। आपको पता है कि मेरी आदत क्या है, मैं छोटी छोटी बातों को वर्किंग के तौर पे नोट करता हूँ, इससे हमारे क्वेश्चन को फ्लो मिल जाता है और आपको समझ में आता है कि आगे क्या करना है, ईजी हो जाता है हमारे लिए समझना, हमारे लिए क्वेश्चन को बनाना। ठीक है, आप भी इसी तरीके से किया करिए। वर्किंग नोट अगर आपका तैयार रहेगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा आएगा। ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं। एक बार ऊपर पढ़ लीजिए XYZ पार्टनर है, ठीक है, और एक बार नीचे पढ़ लीजिए कि क्या करना है। आपको रोजनामचा प्रविष्टि करना है और साझेदारों का खाता बनाना है। मतलब रोजनामचा प्रविष्टि में जो जो आपको वर्किंग दिखेगा आप करते जाएंगे। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे आप। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबका अकाउंट बना लीजिएगा, जो मर गया है उसका भी, जो बचा हुआ है उसका भी। पहले तो हम वर्किंग करेंगे और छोटी छोटी बातों को साथ में लेकर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम नोट करते चलेंगे। ठीक है, अब देखिएगा जैसे ये 19 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्या है, तो साझेदारों का नाम इंपॉर्टेंट है, आप उसे नोट करते चलेंगे। मेरे साथ आप नोट करिए, देखिए X है, Y है और Z है। ठीक है, इसका रेशियो दिया हुआ है 1/2, ठीक है, 1/4 और फिर दिया है 1/4, है ना, दिया हुआ है। इसमें कहता है 31 मार्च 2019 को उसका बैलेंस शीट दिया हुआ है और बैलेंस शीट जब भी हमारे सामने आएगा तो बैलेंस शीट के अंदर हम जाएंगे। ठीक है, बैलेंस शीट जब भी सामने आएगा तो बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे और ढूंढेंगे कि क्या कोई प्रॉफिट है, क्या कोई रिजर्व है, ठीक है, या पुराना कोई गुडविल है। ठीक है, अगर इतनी चीज़ें हम ढूंढेंगे। ठीक है, तो आपके इस बैलेंस शीट के अंदर में कोई भी प्रॉफिट और कोई भी रिजर्व या कोई भी पुराना गुडविल नहीं रखा हुआ है। बैलेंस शीट देखिएगा तो आपको नहीं दिखेगा ये सब चीज़ें। ठीक है, बाकी जितनी भी चीज़ें बैलेंस शीट के अंदर है, कैपिटल है, किसी का कैपिटल आप बांट नहीं सकते हैं, लायबिलिटी बांटना नहीं है और एसेट नहीं बांटना है। ठीक है, लेकिन आपको बैलेंस शीट के बाहर अगर कहे किसी एसेट में, किसी लायबिलिटी में कोई परिवर्तन हुआ है तो उससे जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसको हम बांटेंगे। ठीक है, लेकिन हम बैलेंस शीट के अंदर के एसेट को नहीं बांटेंगे, लायबिलिटी को नहीं बांटेंगे। बैलेंस शीट के अंदर अगर हमको प्रॉफिट दिखेगा या लॉस दिखेगा या रिजर्व दिखेगा तो हम बांटेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमको बैलेंस शीट के अंदर कुछ मिला नहीं, आगे बढ़ते हैं, बैलेंस शीट के बाहर आ जाते हैं। हमको एक चीज़ है, एक्स ने लोन ले रखा है। ठीक है, तो उसके अकाउंट से हम एडजस्ट करेंगे डायरेक्ट, जब अकाउंट बनाएंगे तब इसके लिए कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2019 को X की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मतलब X जो है वो डिसीस्ट हो गया, तो ये बात तो आपको नोट कर लेना होगा, X मर गया और कब मरा, 1 अप्रैल 2019 को, 1/4/19 को। खाता कब क्लोज हुआ है ये भी चेक कर लीजिए, 31 मार्च 2019 को खाता क्लोज हुआ है। मतलब खाता क्लोज हुआ और अगले दिन वो मर गया। मतलब आपको ये जो है बंदा, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मात्र ये कह सकते हैं कि जिंदा नहीं रहा, नेक्स्ट सेशन कंप्लीट हुआ और मर गया। ठीक है, तो हमको जो पीएल सस्पेंस वाला जो पैसा देना पड़ता है वो नहीं देना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। क्यों नहीं देना पड़ेगा, देखिए ना, 31/3/19 को ये खाता बंद हुआ और अगले साल नए सेशन में, मतलब नेक्स्ट डे ही वो मर गया। ठीक है, तो इस पीरियड में कोई भी दिन आपका नहीं आता है जिसे हम देने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमको पीएल सस्पेंस में पैसा नहीं देना पड़ता है। नहीं देना कब पड़ता है, पीएल सस्पेंस में पैसा कब देना पड़ता है, तो पीएल सस्पेंस से पैसा देना पड़ता है तब जब आपका कोई पार्टनर
कुछ दिन तक जिंदा रहा, जैसे 31/3/2019 को खाता क्लोज हुआ, अगर मान लो कि ये 1 अगस्त तक जिंदा रहता, ठीक है, तो फिर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पैसा बनता है, जितना महीना बनता है उतने महीने का हम उसको प्रॉफिट देते हैं। लेकिन ऐसा कोई केस यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ये ठीक है कि अच्छा है कि भाई मरना था तो खाता क्लोज हुआ और मर गया, ठीक है, तो आप कह सकते हैं खाता क्लोज हुआ और वो डेथ कर गया, तो एक्स का जो शेयर है वो है 1/2। और यहीं पर आपको सोचना होगा, यहीं पर आपको दिमाग लगा देना है, ठीक है। दिमाग क्या लगाना है कि कोई पार्टनर अगर मरता है या डेथ करता है या रिटायर करता है तो उसका पूरा का पूरा शेयर सेक्रीफाइस हो जाता है, और इसके सेक्रीफाइस के बदले में उसको चाहिए गुडविल का वैल्यू, ठीक है। उसको क्या चाहिए? गुडविल का वैल्यू। और इस गुडविल के वैल्यू को कौन देगा? जो इसके शेयर को गेन करेगा, ठीक है। तो जो बंदा इसके शेयर को गेन करेगा उसको डेबिट करेंगे और बाकी पार्टनर को एक्स को क्रेडिट करेंगे। मतलब ये है कि इसके शेयर को जो गेन करेगा उसके अकाउंट से पैसा काट के एक्स के अकाउंट में पैसा जमा करना। बहुत ईजी है, आप समझने का प्रयास करिए कि एक्स मर गया, इस डेट में मरा और इस डेट में मरा है तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, क्योंकि हमको कोई भी प्रॉफिट अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो भी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन कंप्लीट है। जो 31 मार्च 2019 को कैलकुलेशन हुआ होगा वही कैलकुलेशन हम यहाँ पर भी दिखाएंगे, क्योंकि ये जो बंदा है वो ज़्यादा उसी दिन, आप ये कहिए कि उसी दिन मर गया, ठीक है। चलिए, तो ये 1/2 शेयर इसका सेक्रीफाइस हो रहा है, और आपको पता होना चाहिए कि सेक्रीफाइस के बदले में गुडविल का कंपनसेशन किया जाता है। तो आप चाहें तो क्वेश्चन को आगे पढ़ लें या यहीं पर इसके गुडविल को देख लीजिए कि क्या आपके क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है। आगे पढ़िएगा तो पता चलेगा कि साझेदारी संलेख के अनुसार ख्याति को साझेदार की मृत्यु के पूर्व के 3 पूर्ण वर्षों के औसत लाभ के दुगुने राशि पर मूल्यांकित किया जाएगा। भाई मेरे, यहाँ पर आपको कहा है कि आप ख्याति का मूल्यांकन खुद कर लो। क्या कहा है? ख्याति का मूल्यांकन खुद कर लो औसत लाभ के दुगुने के आधार पे। औसत लाभ निकालना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर गुडविल निकालना पड़ जाएगा, और जब गुडविल निकाल लीजिएगा तब आप इसका शेयर निकालिएगा, ठीक। तो पहले तो गुडविल निकालना है, एपी को दुगुना करना है, ठीक है। तो पहले तो एपी निकालते हैं हम लोग। एपी कैसे आता है? तो कहता है कि पिछले 3 वर्षों का औसत लाभ ले लीजिए। तो पिछले 3 वर्षों का लाभ हो जाएगा 55,000, नोट करना, 55,000, 48,000, 48,000, और उसके बाद 65,000, ठीक है, 65,000 है ना। और यहाँ से डिवाइड कर देंगे 1 2 3 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए जोड़िए कितना आता है, ठीक है। ये हो जाएगा 60,000, 1 लाख हो जाएगा 1,13,000, 1,13,000 में 50,000, 1,63,000 और 5,000, 1,68,000 रुपया आपका आएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 या 15, 6 3 18, ये 56,000 एपी आया, ठीक है ना। तो गुडविल कितना आ जाएगा? तो 56,000 गुने 2, ये आ जाएगा 1,12,000, है ना, होगा 1,12,000 आपका गुडविल आ गया, ठीक है। 1,12,000 हमारा गुडविल निकल गया। और 1,12,000 में तो आप इसको ऐसा करिए कि ये एक अलग कैलकुलेशन था हमारा गुडविल निकालने का, तो इसको हम यहाँ से घेर देते हैं, ठीक है, मतलब अंडरलाइन कर देते हैं। और इसमें से इसका शेयर 1,12,000 में से निकालते काटिएगा तो 56,000 आएगा। मतलब एक्स जो है उसको चाहिए 56,000। कौन देगा? तो एक्स को देगा वो पार्टनर जिसने इसके शेयर को गेन किया होगा। अब हमको चाहिए गेन रेशियो, ठीक है, बात को समझिएगा। गेन रेशियो चाहिए। गेन रेशियो निकालने के लिए क्या होता है, हमारा जो सूत्र होता है वो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास न्यू रेशियो पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो कहीं पर दिखा हुआ नहीं है, और नहीं ये बताया है कि पुराने पार्टनर ने इसके शेयर को कैसे गेन किया, नहीं पता है। तो ओल्ड रेशियो ही गेन रेशियो होगा, ठीक है। तो एक्स को छोड़ दीजिए, वाई और जेड का ओल्ड रेशियो गेन रेशियो लिखिए 1/4 और 1/4, ये वाई का है और ये जेड का है, तो कट जाएगा ना, 1:1 होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो 56,000 है जो एक्स को मिलना है, ध्यान से समझना, ये जो 56,000 एक्स को मिलना है वो दोनों देगा 1/2 एक्स। वाई कितना देगा? वाई देगा 56,000 का कितना देगा भाई? 1/2, मतलब 28,000, और जेड देगा 56,000 का, ठीक है, कितना? 1/2 हाफ 28,000, ठीक है। तो 28,000 दोनों दे देगा। अब फाइनली जो हमारा हिसाब बना, हमारा हिसाब ये बना फाइनली कि वाई देगा इसको 28,000, जेड देगा 28,000 और एक्स के पास आ जाएगा 56,000। कंपनसेशन हो गया।
आगे कुछ कहता है क्या, आगे पढ़ लीजिए। मृतक शाहजहां को ख्याति के हिस्से का भुगतान 1 जुलाई को कर दिया गया, आप कर देना यहीं पर, ठीक है। उसके बाद कहता है उपलब्ध रोकड़ शेष को फ्रीहोल्ड संपत्ति पर बैंक से ऋण लेकर अनुपूरित किया जाएगा। मतलब आपके पास जो फ्रीहोल्ड संपत्ति है ना, उसको आप गिरवी रखेंगे और बैंक से लोन लेंगे। क्या लेंगे, बैंक से लोन लेंगे। तो भाई बैंक से लोन लेंगे तो उसका भी एक एंट्री पास करना पड़ेगा कि आपने बैंक से लोन लिया और गिरवी क्या रखा है, फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी। वो कहीं गया नहीं है, आप सिर्फ पेपर सबमिट कर दिए हैं। ये मत समझ लेना कि फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी खत्म हो गया, नहीं, आपने सिर्फ पेपर सबमिट किया है कि ये फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी पर के बेसिस पे आप हमको लोन दे दीजिए, ठीक है। लोन ले लीजिए, तो लोन ले लेकर आपको एंट्री पास करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे एंट्री में लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है कि और कुछ नहीं, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। मतलब कैलकुलेशन में बस आपके पास ये कैलकुलेशन था कंपनसेशन वाला, बाकी सब एंट्री में हम लोग सारा काम कर लेंगे। कुछ है ही नहीं, आपको यहाँ पे पेमेंट करना है वो एंट्री में कर लेंगे, सारा कुछ हम एंट्री में कर लेंगे, ठीक है। एंट्री में अब कैलकुलेशन करने जैसा कुछ हमारे पास नहीं है जो हम कैलकुलेट करें। आप फटाफट इसको नोट करिए, हम चलेंगे सीधे जर्नल एंट्री में। थोड़ा सा आपको लग सकता है ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन है कुछ नहीं। आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा, समझना भी, पढ़ना भी, और आगे आप किसी को बताते हैं तो बताना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट आप इसको नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे, से शुरू करेंगे। तो हमारे पास कैलकुलेशन है और क्वेश्चंस आप फिर से शुरू करिए, ठीक है, और देखते जाइए, काम करते जाइए, ठीक है। अब चलिए हमको जर्नल एंट्री करना है और हमारा ये कैलकुलेशन हमारी मदद करेगा। आपको गुडविल के कैलकुलेशन की खास ज़रूरत है नहीं, ये भी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि एक्स को पैसा दिया गया है और वाई और जेड ने दिया है, उसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक्स को किसने पैसा दिया, वाई और जेड ने 28 हज़ार रुपया दिया है। इतने ही कैलकुलेशन था हमारे इस क्वेश्चन में, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। आप देखिए, आप पढ़िए, फिर से क्वेश्चन पढ़ते जाइए और करते जाइए। कैलकुलेशन तो आपने कर ही लिया है, ये 19 नंबर का जर्नल एंट्री मैं कर रहा हूँ और आपसे गुजारिश है कि आप अच्छे से इसको नोट करना, ठीक है। चलो जर्नल एंट्री मैं करूँ, यहाँ मैं मिटा दूँ, इसकी भी ज़रूरत हमको नहीं है, तो मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री पास कर रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहला एंट्री हमको क्या करना पड़ेगा, जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर हमको जाना होता है और बैलेंस शीट के अंदर से ढूंढना होता है रिजर्व, प्रॉफिट या पुराना गुडविल। ये तीनों चीज़ हम ढूंढते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। चलिए बैलेंस शीट के बाहर आइए। बैलेंस शीट के बाहर हम आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ख्याति का कैलकुलेशन आपको कहा है करने के लिए, और आप सोचिए पीएल सस्पेंस का कैलकुलेशन होगा ही नहीं, क्योंकि जिस दिन खाता क्लोज हुआ है उसके कल सुबह होकर मर गया, ठीक है। मतलब पूरा कैलकुलेशन पहले से किया हुआ है, इसलिए हमको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत इस क्वेश्चन में नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ गुडविल का कैलकुलेशन हम करेंगे। और गुडविल का कैलकुलेशन का क्या मतलब होता है, कोई पार्टनर मर गया है तो बचा हुआ पार्टनर उसको कितना शेयर देगा, ठीक है। तो बचा हुआ पार्टनर को हम डेबिट करेंगे और एक्स को क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। जो गेन करता है उसको डेबिट करते हैं। अब हम ये कैलकुलेशन पहले से करके रखे हुए हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे। कब मरा है वो, 2017 को 1 अप्रैल को मर गया है, ठीक है। तो आप चाहें तो डेट नोट कर लीजिए, 1 अप्रैल को ये मर गया है। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे तो वाइस कैपिटल, सॉरी कितना है भाई, 2019 है, हाँ 2019 है। तो वाई इसको शेयर देगा, ठीक है, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। जेड भी शेयर देगा, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, 28,000 इसके अकाउंट से, 28,000 इसके अकाउंट से डेबिट करेंगे, ठीक है। और 2 एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। भाई मेरे एक बात हमेशा समझना है कि जो पार्टनर मर गया है उसको शेयर चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया, 56,000 मिल गया इसको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे तो हमको कहीं पर कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन हमको ये पता है कि जो वाई है उसका हिसाब किया गया है, ठीक है। और उसका हिसाब करके उसके जो उत्तराधिकारी है उसको पेमेंट किया गया है, ठीक है। तो इसको प्रोसेस ज़रा समझ लीजिए। जो पार्टनर, सॉरी एक्स, जो पार्टनर मर जाता है वो तो नहीं है, जिंदा नहीं, तो इसका जो कैपिटल अकाउंट है ना, इसके कैपिटल अकाउंट को पहले ट्रांसफ़र किया जाता है एक्सिक्यूटर अकाउंट में, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट किसी भी पार्टनर का क्रेडिट होता है, मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि इस चीज़ को समझना। किसी भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। अगर वो क्रेडिट बैलेंस हम किसी को देंगे, ठीक है, हम किसी को देंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो जिस
क्रेडिट बैलेंस को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो अपोजिट में चला जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा अपोजिट में, और उसकी जगह पर क्रेडिट में वो लिखाएगा जिसको आपने ट्रांसफ़र किया है, चाहे जो एंट्री आप पास करिए, लेकिन इतना लॉजिक आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है तो हम तो एक्स का कैपिटल अकाउंट हिसाब करेंगे और इसका हिसाब करके हम इसको पेमेंट करेंगे उसके उत्तराधिकारी को। तो सबसे पहले इसका कैपिटल अकाउंट का जो हिसाब है वो उसके उत्तराधिकारी को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो यहाँ एक्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके इसकी जगह पर एक्स का एक्सिक्यूटर अकाउंट, ठीक है, ये अकाउंट आपको रखना है एक्सिक्यूटर्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। और जो हिसाब बनेगा तो भाई मेरे हिसाब कैसे पता करेंगे, तो हिसाब आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। तो एक्स के कैपिटल अकाउंट में है 1 लाख रुपया और उसको मिला है कितना रुपया मिला है भाई 56,000 रुपया मिला है, ठीक है ना, कितना हज़ार मिला है 56,000, समझिएगा मेरी बात को। एक्स के कैपिटल में अकाउंट में है, मैं छोटा सा वर्किंग यहाँ पे कर दे रहा हूँ, आप इसके नीचे नोट कर लेना नरेशन में ही या उसके नीचे उसके अकाउंट में कितना था, हम अकाउंट बनाएंगे तो पता चल ही जाएगा वैसे भी, लेकिन हम यहाँ पर भी कर दे रहे हैं। 1 लाख रुपये इसके अकाउंट में था, 56,000 का गुडविल मिला और ये लोन लिए हुआ है बिजनेस से तो वो कट जाएगा, कि वो क्या हो जाएगा कट जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 1,26,000 रुपया का इसका हिसाब बनता है, ठीक है। और ये बस 1,26,000 का हो गया ये बात। अब इसको पेमेंट करने के लिए बैंक से हमने लोन लिया है तो बैंक से जो लोन लिया है उसका एंट्री करना पड़ेगा आपको, जो कि एक नया काम हो गया। तो बैंक से जो लोन लिए तो बैंक से लोन कैश में थोड़ी मिलता है, वो बैंक अकाउंट में जमा कर देगा, ठीक है। तो लोन अगर बैंक से लीजिएगा तो वहाँ 2 बातें होंगी, एक तो पैसा आपका प्लस होगा अकाउंट में, ठीक है, पैसा आएगा, लोन लीजिएगा तो पैसा आएगा, पैसा प्लस होगा। और दूसरी बात ये होगी कि आप बैंक के कर्जदार हो गए, बैंक का कर्ज आपके ऊपर रहेगा, तो कर्ज बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं और एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। मतलब एसेट का पॉजिटिव बैलेंस डेबिट होता है और लायबिलिटी का पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट होता है। आप ये लिख लो कहीं पर, एसेट का पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है डेबिट होता है और लायबिलिटी का पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है क्रेडिट होता है, ठीक है ना। तो एसेट आपके पास बैंक में बढ़ेगा, ठीक है, बैंक में कैश बढ़ जाएगा तो बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है एसेट है वो बढ़ेगा और 2 आपके ऊपर लोन भी बढ़ेगा, किसका, तो बैंक का लोन बढ़ेगा। तो बैंक लोन लिखेंगे, बैंक लोन आपका एक नया कर्जा बढ़ गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पर लोन हमने कितना लिया है, सवाल ये उठता है कि लोन हमने कितना लिया है। तो आपको क्वेश्चन में कहता है कि आपने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है गिरवी रख दिया है और आपने लोन लिया है, ठीक है ना, आपने क्या किया है लोन लिया। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी गिरवी आपने रख कर कितना का लोन लिया है, यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम लोग एक बार कि लोन कितना लिया है। उपलब्ध रोकड़ शेष को फ्री होल्ड संपत्ति पर बैलेंस करके आप लोन ले रहे हैं। आपके पास कैश कितना है आपके पास कैश कितना है, एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास कैश है 10,000 रुपया, ठीक है, और देना कितना है 1,26,000 देना है, ध्यान से समझना, 1,26,000 रुपया देना है और आपके पास कैश है 10,000 रुपया। तो यहाँ पे कह रहा है कि जितना आपके पास कैश है उतना छोड़कर आप बाकी बैंक से कर्ज ले लीजिए, ठीक है। तो आपको पुराना है 1,26,000 इस एक्स का हिसाब देख लीजिए, यहाँ पर 1,26,000 रुपया एक्स को पुराना है और एक्स को पुराने के लिए हमारे पास कैश है ऑलरेडी 10,000। अब कहता है कि आप बैंक से लोन ले लीजिए, ठीक है, तो बैंक गिरवी रख दीजिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को और लोन लीजिए, ठीक है। तो लोन लेने का एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक में पैसा प्लस होगा और कर्ज भी प्लस होगा। तो आप 1,16,000 रुपया बैंक से लोन लेंगे। कैसे बैंक से लोन लेंगे 1,16,000, क्योंकि आपको देना है 1,26,000 रुपया, 10,000 ऑलरेडी आपके पास, तो मात्र 1,16,000 रुपया आप बैंक से लोन लेंगे, ठीक है ना। अब आपसे कहा है कि ये पैसा आपने उसके एक्सिक्यूटर को पेमेंट कर दिया, आपने क्या किया उसके एक्सिक्यूटर को पेमेंट कर दिया, ठीक है। और ये काम आप कर रहे हैं 1 जुलाई को, लिखा है 1 जुलाई को ये काम कर रहे हैं, तो पेमेंट भी कर देंगे 1 जुलाई को, ठीक है ना। और यहाँ पर बैंक से लोन ले लिया हमने, पेमेंट भी कर देंगे। अब पेमेंट कैसे करेंगे, तो एक्सिक्यूटर को हम पेमेंट कर दें। देखिए हमने इसको क्रेडिट में लिखा है, हमने इसका कर्ज ऐसा कह सकते हैं कि एक्स का भी हमारे बिजनेस के ऊपर कर्ज है, तो हम जब कर्ज लायबिलिटी चुका देंगे तो ये माइनस हो जाएगा और इसका पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट होता है, लेकिन निगेटिव बैलेंस क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट होकर डेबिट हो जाएगा। मतलब ये है कि एक्स रिसीवर हो जाएगा, एक्स के एक्सिक्यूटर को हम पेमेंट कर देंगे और एक्स के एक्सिक्यूटर को पेमेंट कैसे करेंगे, एक्स एक्सिक्यूटर उसको लिखेंगे डेबिट में, यहाँ क्रेडिट में है। अब इसको पेमेंट करेंगे तो ये बंदा आ जाएगा डेबिट में, ठीक है, जो भी उत्तराधिकारी होगा। 2 हमने पेमेंट किया है कैश से भी,
और हमारे पास कैश कितना है 10,000, ठीक है, हमने पेमेंट किया कैश से। कैश कितना है हमारे पास 10,000 कैश अकाउंट, और हम उसको पेमेंट कर देंगे बैंक से, क्योंकि बैंक में हम पैसा लाए हैं 16,000, 1,16,000 हमने पेमेंट कर दिया 1,16,000। आपको कहा है कि पेमेंट कर दो, ठीक है, क्या कहा है पेमेंट कर दो, तो 1,26,000 का उसका पेमेंट हो गया, बस बात खत्म हो गई, आपने पेमेंट कर दिया। हिसाब में बस एक हिसाब था आपके पास। उसके बाद आप इसका जो कैपिटल अकाउंट है जो मर गया है, फाइनल करके आप एक्स के एक्सिक्यूटर को ट्रांसफ़र कर देंगे, उसके बाद इसका पेमेंट भी कर देंगे। लेकिन इस बीच में एक और काम हमने किया है, हमारे पास पैसे उतने नहीं थे, हमने बैंक से लोन लिया है, और बैंक से लोन का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, एसेट का पॉजिटिव बैलेंस डेबिट होता है। आप चाहो तो एक चीज़ को नोट कर लो हमेशा के लिए, ठीक है, और ध्यान में रखो कि ये चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपने पढ़ा भी होगा 11th में, क्या एसेट प्लस लायबिलिटी कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, एसेट होता है ना। तो सी से कैपिटल, सी से क्रेडिट, तो इसका पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट होता है, उल्टा करो इसका पॉजिटिव बैलेंस डेबिट होगा, ठीक है, इसका नेगेटिव बैलेंस डेबिट होता है, ठीक है, और इसका नेगेटिव बैलेंस क्रेडिट होता है। ये आप हमेशा के लिए इसको नोट करके रखो अपने जहन में, ठीक है, फटाफट इसको नोट करिए। अब हम लोग अकाउंट बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हालांकि एक्स का हिसाब तो हमने कर ही लिया है, हमको सिर्फ वाई और जेड का हिसाब करना है, बाकी हम हिसाब कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। जल्दी से नोट करिए, एक बार फिर देख लीजिएगा। वाई के कैपिटल अकाउंट से पैसा काटना है गुडविल, जेड के कैपिटल अकाउंट से काटना है, और एक्स के कैपिटल अकाउंट में जमा करना है, क्योंकि एक्स सेक्रीफाइस किया है, डेथ कर गया बेचारा। अब एक्स का जो हिसाब बनेगा वो उसके उत्तराधिकारी को ट्रांसफ़र करेंगे, चूँकि एक्स मर गया है, उसके उत्तराधिकारी को ट्रांसफ़र करके उसको पेमेंट भी करेंगे। पेमेंट में हमारे पास कैश है 10,000, बाकी हमने 1,16,000 का बैंक से लोन लिया है, जिसका एंट्री यहाँ पर है, ठीक है। हमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। भाई मेरे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये काम बैंक से बैंक टू बैंक हुआ है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने ये तो एक्सिक्यूटर को ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। हमारे पास ये मतलब क्या है कि क्योंकि एक्स के कैपिटल अकाउंट में हम इसके एक्सिक्यूटर को ट्रांसफ़र करेंगे। बाकी इसका मतलब है कि एक्स के कैपिटल अकाउंट में यहाँ से पैसा आएगा दोनों जगह से, और एक्स इन दोनों जगह से लेगा, मतलब इन दोनों के अकाउंट में एक्स डेबिट होगा और एक्स के कैपिटल अकाउंट में वाई और जेड क्रेडिट होगा। समझो मेरी बात को, एक्स के कैपिटल अकाउंट में वाई और जेड क्रेडिट होगा, और एक्स वाई और जेड के कैपिटल अकाउंट में एक्स डेबिट होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बस इतने याद रखना है, बाकी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। फिर बैलेंस शीट में जाएंगे हम लोग। पहले तो बैलेंस शीट में जाना है आपको, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको बैलेंस शीट से ही मिलेगी। बाकी एक चीज़ याद रखना है कि 28,000 इसके अकाउंट से, 28,000 उसके अकाउंट से, कुल मिला के 56,000 का पेमेंट हम एक्स को करेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एक बार खुद से भी बनाएंगे ज़रूर। तो हमें बनाना है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। हमारे साथ आप फॉर्मेटिंग करें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है भाई, दिख रहा है आपको, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे थे भाई कि बराबर लिख दिया करो सर, तो लो लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है भाई, एक्स वाई और जेड। हाँ जी, आराम से नोट करना, ये क्रेडिट बैलेंस हो गया और ये डेबिट बैलेंस हो गया, ये पार्टिकुलर हो जाएगा, है ना, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया, ये भी पार्टिकुलर होगा, एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया, ठीक है भाई। अब देखते हैं, सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर जाते हैं। इसके बैलेंस शीट के अंदर में कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिखे रहते हैं, ठीक है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिखे रहते हैं। आप जाएंगे तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखा हुआ है, बाय बैलेंस BD कर देंगे, क्योंकि कैपिटल का पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। अभी अभी बताया हमने 1,60,000 और 40,000, नोट करना मेरे साथ, मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर और कोई चीज़ है क्या, तो बैलेंस शीट के अंदर एक है, एक्स ने लोन ले रखा है। एक्स अगर लोन में है तो इसका मतलब एक्स का कैपिटल जो है वो नेगेटिव में, ठीक है, तो एक्स का कैपिटल नेगेटिव में ले आएंगे, तो एक्स का लोन अकाउंट इसके कैपिटल अकाउंट में नेगेटिव में लिखेंगे, नेगेटिव बैलेंस डेबिट होता है, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा भाई, लोन कटेगा ना उसके कैपिटल अकाउंट से, हो गया बात खत्म। उसके बाद हमने जब हिसाब किया, हमारे पास एक ही हिसाब है गुडविल का, बाकी कुछ नहीं, ना तो कोई पहले से प्रॉफिट रखा हुआ है, ना रिजर्व रखा हुआ है, और ना ही नया कोई PL सस्पेंस अकाउंट में से हिस्सा देना। अब ये जो एक्स को वाई और जेड पैसा देगा, तो यहाँ पर लिखेंगे वाई और यहाँ पर लिखेंगे जेड,
तो वाई के कैपिटल अकाउंट से और जेड के कैपिटल अकाउंट से यहाँ पर एक्स के कैपिटल अकाउंट में पैसा आएगा। ठीक है, 28,000 रुपया यहाँ और 28,000 यहाँ। भाई मेरे बहुत आसान है। ठीक है, और इसको कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के कैपिटल अकाउंट से एक्स के नाम से, ठीक है, एक्स कैपिटल अकाउंट के नाम से इन दोनों के कैपिटल अकाउंट से कटेगा, मतलब इसका कैपिटल अकाउंट नेगेटिव में चला जाएगा। 28,000 से नेगेटिव करेंगे, 28,000 से नेगेटिव करेंगे कैपिटल अकाउंट को, बात खत्म। इसके बाद कुछ नहीं था, इसके बाद कुछ नहीं था, कुछ नहीं था मतलब इसके बाद किसी तरह का कोई कैलकुलेशन हमारे साथ नहीं था, ना ही कोई रिवैल्यूएशन था, ना ही कोई पुराना प्रॉफिट था, ना ही कोई पुराना गुडविल था, ऐसा कुछ नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था। तो अब हम पूरा हिसाब कर लेते हैं। 1,56,000 होता है एक्स का, 1,56,000 होता है एक्स का, है ना। सॉरी ये जो है इसके अकाउंट से कटेगा ना, हमने इसी के अकाउंट से काट दिया, गजब हो गया। 30,000 लोन कर जाएगा तो हमारे पास बचेगा एक्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक्स का जो हिसाब बचेगा वो 1,26,000 बचेगा। ठीक है, और ये हम ट्रांसफ़र करेंगे इस एक्स के एक्सिक्यूटर को, जो मर गया है पहले उसका हिसाब फाइनल कर दीजिए। ठीक है, एक्स के एक्सिक्यूटर को, ठीक है, हमने ट्रांसफ़र कर दिया, यूटर्स अकाउंट कर दीजिए, है ना। उसके बाद जो बैलेंस बचा है वाई और जेड का उसको लिख दीजिए। ठीक है, चूँकि ये दोनों बिजनेस में रहेंगे कंटिन्यूसली तो हम इसका बैलेंस लिखेंगे। ठीक है, और जो मर गया है उसका हम हिसाब करके उसके एक्सिक्यूटर में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, याद रखना कि जो 60,000 मर गया है उसका हिसाब बैलेंस सीडी ना करके उसके एक्सिक्यूटर में ट्रांसफ़र करना। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इन दोनों का बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस सीडी। ठीक है, और सीडी में कितना आ रहा है, इसमें से 28,000 घटाइए, तो 28,000 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 28,000 घटाएंगे 30,000 घटा दिए तो 32,000 आएगा। तो एक्स का 32,000 हो गया, इसमें से 30,000 घटा दीजिए तो इसका 12,000 हो गया। इसका बैलेंस हम बाय में लिख देंगे, चूँकि क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव बचा हुआ है ना, तो इसको पॉजिटिव में लाके हम लिख देंगे। ठीक है, माइनस करने के बाद हम पॉजिटिव में लाके इसको लिख देंगे। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस में, है ना। और ये एक्स खत्म हो गया यहाँ से, अब ये पार्टनर रहा नहीं। ठीक है, इसके एक्सिक्यूटर में ट्रांसफ़र कर दिया, अब बनेगा एक्सिक्यूटर अकाउंट और उसको पेमेंट हो जाएगा। लेकिन आपके क्वेश्चन ने नहीं कहा है कि एक्सिक्यूटर बनाओ। ठीक है, जल्दी से नोट करो, हो गया, ख़त्म हो गया, जल्दी करें। देखिए बैलेंस हम देंगे बाय बैलेंस बीडी, उसके बाद एक्स और जेड दोनों मिलके एक्स को पैसा, सॉरी वाई और जेड मिलके एक्स को देगा, मतलब एक्स के अकाउंट में प्लस करेगा पैसा, वाई और जेड के अकाउंट से काट के हमने प्लस कर दिया। उसके बाद एक्स को अगर दिया है दोनों ने तो एक्स इन दोनों से लिया है तो इन दोनों के अकाउंट से हम लेंगे, मतलब माइनस करेंगे। एक्स के अकाउंट से एक और पैसा माइनस होगा क्योंकि एक्स ने लोन ले रखा है बिजनेस से, तो लोन वाला पैसा कैपिटल में पॉजिटिव बैलेंस होता है, लेकिन लोन जो ले रखा है तो काटेंगे ना भाई, जा रहे हो तुम, मर गए हो तुम, लोन लेके मर गए तो वो पैसा काट लेंगे। उसके बाद बैलेंस करके इसके एक्सिक्यूटर को देंगे। कोशिश हमेशा याद रखना कि जो मर गया है पहले उसका हिसाब करना है। ठीक है, बाकी बचे हुए पार्टनर का। यहाँ पर एक एक्सिक्यूटर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा आपको, लेकिन आपको क्वेश्चन कहा नहीं है। एक्सिक्यूटर अकाउंट बनाना बहुत आसान है। उसके अकाउंट में जो इसका उत्तराधिकारी है, जो इसका रिलेटिव था, ठीक है ना, एक्स, उसका बैलेंस हम ट्रांसफ़र कर देंगे। बाकी पेमेंट हो रहा है तो पेमेंट कर देंगे, नहीं हो रहा है तो लोन के रूप में रख देंगे। ठीक है, तो ऐसा करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे अगला 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक्स वाई पार्टनर है। सबसे पहले नीचे पढ़ लीजिए कि नीचे में क्या कहता है। कहता है आवश्यक खाते बनाइए, तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम करेंगे। तो पहले तो हम कुछ वर्किंग कर लेते हैं, देखते हैं कि वर्किंग में हमें क्या क्या दिख रहा है जिसका काम हमको करके रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए वर्किंग में देखते हैं। सबसे पहले कहता है कि प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को खाते बंद कर दिए जाते हैं। तो ये तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। एक्स वाई पार्टनर है, पहले वो देखिए, एक्स वाई पार्टनर है, ऊपर में लिखा हुआ है कि एक्स वाई पार्टनर है, लेकिन इसका रेशियो नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, रेशियो नहीं दिया हुआ है तो भाई मेरे हम आगे देखते हैं कि रेशियो नहीं दिया है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहता है। उसके बाद कहता है कि प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को खाते संतुलित किए जाते हैं। तो ये हमको एक जो है सो इन्फॉर्मेशन है। तो खाता जो क्लोज किया है ये कहीं पर लिख दीजिए 31 दिसंबर को। ठीक है, ऊपर में ही कहीं लिख दीजिए। रेशियो हमको नहीं पता चला है। अब नीचे दिया हुआ है कि लाभ विभाजन इस प्रकार किया जाता है, एक्स का 1/2, वाई का 1/3 और जेड जो संचय में 1/6। भाई मेरे ये समझना जरा, इसका रेशियो हमको पहले से हिसाब में बना के रखना पड़ेगा। कहता है एक्स का 1/2 है, वाई का 1/3 है
और संचय में 1/6। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि ये शेयर रखा हुआ है, आप इसको मिक्सअप कर दो, ठीक है। जब आप मिक्स करोगे तीनों का शेयर तो आप ऐसे लिखोगे, तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। अब छोड़ दो, ठीक है। अब सिर्फ इसमें से 3 और 2 उठा लो, तो 3:2 हमारा इसका रियल रेशियो। हमने मिक्स कर दिया, फिर हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो ये आपको करना है, 3:2 इसका शेयर है। ये आप अंडरलाइन करके लिख लेंगे। ये आपने इसका जो शेयर है वो एक्चुअल में मिक्सअप करके रिजर्व से मिक्स करके हमने एक्स और वाई का शेयर फाइंड आउट किया, यहाँ पर लिखा, ठीक है भाई, हो गया। उसके बाद देखिएगा, एक चीज़ यहाँ समझ में आ गई। उसके बाद नीचे में दिया हुआ है कि किसी सी नंबर में किसी साझेदार की मृत्यु की दशा में उसके कार्य निष्पादक उसका जो उत्तराधिकारी होगा उसको निम्नलिखित चीज़ें दी जाएगी, ठीक है। वो पहला, मृत्यु की तिथि पर उसके पूंजी खाते का जमा राशि। तो उसके लिए कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे उठाना है उसके अकाउंट में दे देना है। वो बैलेंस शीट में लिखा रहता है, उसका बैलेंस उठा के दे देंगे, ठीक है। उसके लिए कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। मृत्यु की तिथि तक पिछले 3 पूर्ण वर्षों के औसत लाभ के आधार पर लाभ में हिस्सा। अब देखिए, आपको लाभ में हिस्सा देना है, ठीक है। लाभ में क्या देना है? हिस्सा देना है। तो लाभ में हिस्सा देना है मतलब प्रॉफिट टिल डेथ, ठीक है। आपको प्रॉफिट टिल डेथ देना है। अब ये प्रॉफिट टिल डेथ कैसे देना है? कहता है मृत्यु की तिथि तक पिछले 3 पूर्ण वर्षों के औसत लाभ के आधार पर पिछले 3 वर्षों का औसत लाभ निकालिए। तो ये कहीं पर लिखा होगा, ठीक है। यहाँ तो नहीं दिख रहा है, नीचे में देखिए, नीचे में लिखा हुआ है 3 वर्ष का लाभ। नीचे में लिखा हुआ है 4200, उसके बाद लिखा हुआ है 3900, उसके बाद लिखा हुआ है 4500, ठीक है। लेकिन कौन मरा है ये अभी तक आपका क्लियर नहीं है। 4500 है कि 45,000 है? 4500, ठीक है। यहाँ भी 0 डाल दिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब नीचे में सबसे नीचे में लिखा हुआ है कि वाई मर गया है, ठीक है। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर वाई डिसीज्ड हो गया है। देखिए सारी चीज़ों को किस तरीके से असेंबल करते हैं। अब डेट भी लिख लीजिए, 1 मई को मरा, 1 मई 2019। सारी चीज़ें आप लिख कर रखिए। अब ये देख लीजिए कि आप जो है इसका शेयर कितना है वाई का शेयर है 2/5, है ना, है कि नहीं। अब देखना ये है कि 31 दिसंबर को खाता बंद हुआ, 1 मई को मरा, तो जनवरी से जोड़ो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। 4 महीना वो जिंदा रहा। मई को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि मई तो शुरू ही हुआ था, पहला दिन था, ठीक है भाई। तो 4 महीने का आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट देना पड़ेगा इसको। और ये जो प्रॉफिट देने की बात कर रहा है, इसमें से कहाँ से देना है? 4 महीने का प्रॉफिट के लिए पीआर अकाउंट तो बनेगा नहीं। इसमें क्वेश्चन पहले ही कह दे रहा है कि आप ऐसा करो, पिछले 3 साल का औसत ले लो, ठीक है। तो पिछले 3 साल का हम औसत लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। जोड़िए, इसको ऐड करिए। 15, 14, 2, 16, 0, 0, 6 हो जाएगा, 4, 3, 7, 4, 11, 1, 12, ठीक है। 3 से भाग लगा देंगे, 4 तिया 12, 3 दूना 6, 4200 रुपया आएगा, ठीक है। तो ये है ईयरली, ठीक है ना। तो 4200 में ईयरली है तो 12 से डिवाइड कर देंगे। 4 महीना ही जिंदा रहा है तो 4 महीने का निकाल देंगे। अब फिर इसका शेयर निकाल देंगे 2/5। देखिए ये 12 महीने का, 12 से डिवाइड किए तो 1 महीने का हुआ, 4 से गुना किए तो 4 महीने का प्रॉफिट हुआ। और 4 महीने के टोटल प्रॉफिट में जो इसका मरने वाले साझेदार वाई का जो शेयर बनता है वो बनता है 2/5, ठीक है। तो 2/5 निकाल देंगे। अब देखिए तो कटेगा क्या? कट जाएगा ना, 6 बार में कट गया, 6 7 42 कट गया, ठीक है, हो गया। उसके बाद 14 पंचे 70 कट गया, 14 चौका 56, 560 रुपये, ठीक है। तो 560 रुपया मिल जाएगा किसको भाई, किसको मिल जाएगा? जो मर गया है, मतलब वाई को मिल जाएगा, ठीक है। तो एक कैलकुलेशन हमने पहले कर लिया। उसके बाद कहता है कि ख्याति के रूप में पहले 3 वर्षों के कुल लाभ में उसका भाग, ठीक है। तो ख्याति भी देना है आपको पता है कि जो साझेदार मर जाता है उसके लिए कंपनसेशन होता है, ठीक है, और कंपनसेशन किया जाता है। और कंपनसेशन वो करता है जो जिंदा है और जिसने इसके शेयर को लिया होगा। अब एक बात मुझे बताइए कि 2 ही पार्टनर है, एक्स है और वाई है। वाई मर गया, कौन बचा? एक्स बचा। तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वाई को जितना पैसा चाहिए सब एक्स देगा, ठीक है। यहाँ पीआर सस्पेंस वाला भी पैसा एक्स से ले लीजिए अभी, क्योंकि अकेला है वही देगा। बिजनेस में कौन बचा? सिर्फ एक्स बचा। मतलब बिजनेस कितना बचा? सिर्फ एक्स का बचा।
तो पूरा का पूरा पैसा एक्स से लेकर हम वाई को देंगे, ठीक है। तो ये पैसा भी एक्स से लेकर वाई को देंगे। अब यहाँ जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं गुडविल का, वो पैसा भी एक्स से लेकर हम वाई को देंगे। तो पहले तो कैलकुलेशन कर लीजिए गुडविल कितना कहता है। गुडविल के बारे में क्या कहता है वो ध्यान से पढ़िए। गुडविल के बारे में कहता है कि पिछले 3 वर्षों का कुल लाभ आप ले लीजिए पिछले 3 वर्षों का कुल लाभ। अब जोड़े थे ना यहाँ पे पिछले 3 वर्षों का कुल लाभ 1,12,600 आया था, वो लिख लीजिए 12,600। गुडविल को जो है वो शेयर से मतलब है, डेट से कोई मतलब नहीं। तो गुडविल में इसका शेयर आप निकाल दीजिए, किसका, वाई का। तो वाई का शेयर हो जाएगा 12,600 का 2/5। आप काटेंगे इसे, क्या काट के देख लीजिए कितना बार में कटेगा। 5 दूना 10, 5 25, 5 दूना 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, 4, 25 दूना 50, 50 40, ठीक है। कौन देगा, वाई देगा। बहुत सीधी सी बात है, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं कहा है। बैलेंस शीट अब दिया हुआ है, तो बैलेंस शीट के अंदर जाइए और ढूंढिए कि कुछ पैसे रिजर्व वगैरह में रखे हैं। तो जी सर, रिजर्व में रखा हुआ है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व में पैसा रखा हुआ है, ठीक है। तो एक 4 नंबर एंट्री हम करेंगे, इसको हमने 1-2 नंबर मान लिया है क्योंकि वहाँ दिया हुआ था। आप कुछ भी मान लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, छोड़िए। यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, ये काम कर लिए, ये काम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक और काम करेंगे। आपके बैलेंस शीट में कॉन्टीजेंसी रिजर्व नाम का एक रिजर्व रखा हुआ है, वो पार्टनर का होता है। तो आप इसको बांटिए भाई, पार्टनर को बांट कर दे दीजिए। इसमें 3,000 है, तो ये एक्स को मिल जाएगा 3,000 का 3/6, 3/5, 6 5 30, 6 3 1800 एक्स को मिल जाएगा और 1200 रुपया वाई को मिल जाएगा, ठीक है ना। 3,000 में अगर एक पार्टनर को 1800 मिल रहा है तो दूसरे पार्टनर को 1200 मिलेगा, ये प्रॉफिट है। शेयर मतलब कॉन्टीजेंसी रिजर्व में पैसे रखे, और रिजर्व में पैसे का मतलब प्रॉफिट में पैसे रखें। चले नोट कर लिए। अब ये ध्यान में रखना है कि पीएल सस्पेंस में हमको देना है 560 रुपया, और ये हमें देना है 2 पार्टनर अगर बचते हैं तो 2 पार्टनर में अगर पार्टनरशिप चल रहा है तो पीएल सस्पेंस वाला पैसा भी जो बचा हुआ पार्टनर उससे काट के हम देंगे, ठीक है। बाकी अगर पार्टनर ज़्यादा है तो पीएल सस्पेंस अकाउंट जो है हम जो पेमेंट करेंगे वो पीएल सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से ही कर देंगे। और उसके बाद पार्टनरों के बीच में, चूंकि ये पार्टनर के बीच में फिर न्यू रेशियो में बटेगा। यहाँ पर न्यू रेशियो का क्या मतलब बनता है, तो एक्स ही बच रहा है। रेशियो तब होता है जब 2 या 2 से अधिक पार्टनर होते हैं, यहाँ पर तो एक्स ही बच रहा है। तो एक्स तो अब यूँ समझिए कि सोल प्रोप्राइटर हो जाएगा, तो पूरा का पूरा पैसा अभी इसको दे देगा। क्योंकि आगे पार्टनरशिप के लिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा कि हम उसको जाकर एडजस्ट करेंगे, यहीं से एडजस्ट करिए, एक्स से लेकर वाई को दे दीजिए, झंझट खत्म कर दीजिए। ये पैसा तो ऑलरेडी वाई एक्स से लेकर हमको वाई को देना है, और ये पुराना पैसा कमाई था तो इसमें तो हम एक्स को शेयर देंगे, वाई को शेयर देंगे, ये शेयर देना है, ठीक है। ये हमें लेकर देना है, ये हमें लेकर देना है, और ये तो पुरानी कमाई है, इसमें शेयर देना है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। कहाँ कहाँ है लिख लूँ मैं इसे कहीं पर। तो पीएल सस्पेंस में 560 रुपया है, ये मैं याद रखूँगा। गुडविल में 50-40 है, ये याद रखना होगा। और कंटीजेंसी रिजर्व में हमारे पास 1800 और 1200 रुपया, ये हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलिए तो फिर मिटाते हैं और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और कुछ है नहीं। तो ये ड्रॉ कर लीजिएगा तेजी में, और कुछ है नहीं। आप सीधे कैलकुलेशन अगर तैयार है तो ड्रॉ करिए, बस सीधे सीधे, ठीक है। बहुत आसान है, बनाइए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तेजी में नोट करिएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाथ चलाइए हमारे साथ, ठीक है। अब देखिए 2 पार्टनर है भाई, ये डेबिट बैलेंस हो जाएगा और ये क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर ये एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा, फिर यहाँ एक्स हो जाएगा और वाई हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो कैपिटल अकाउंट जब भी शुरू करते हैं हम चलते हैं सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट में पार्टिकुलर लिख लेना। बैलेंस शीट में जो आपके पास कैपिटल अकाउंट का बैलेंस रखा है वो सबसे पहले हम ढूंढ के लिखते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपके पास दिया हुआ है 9,000। अब पढ़ेंगे कहाँ है भाई कैपिटल अकाउंट का बैलेंस एक्स वाई, और 9,000 6,000। तो बाय बैलेंस बीडी 9,000 और 6,000, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अगर करना है तो कर लीजिए। तो बैलेंस शीट के अंदर एक था कॉन्टीजेंसी रिजर्व, मतलब आकस्मिक भविष्य निधि भाई, संचय, आकस्मिक संचय। अब इससे ज़्यादा आकस्मिक क्या होगा, कोई पार्टनर मर गया, दे दीजिए ना। तो 1,800 रुपया इसको मिलेगा और 1,200 रुपया
इससे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर कोई कुछ नहीं है और हम बैलेंस शीट के बाहर जाते हैं तो ऊपर में कुछ चीज़ें लिखी हुई, कहता है पीएस सस्पेंस में पैसा दो। तो पीएस सस्पेंस में पैसा देने के लिए अब पीएस सस्पेंस से नहीं देंगे, 2 ही पार्टनर था, एक पार्टनर मर गया, अब सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस चला जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स से ही लेकर वाई को देंगे कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अब फ्यूचर में नहीं बनेगा, इसलिए हम एक्स से लेकर उसको दे देंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट और एक ब्रैकेट में लिख देते हैं पीएस सस्पेंस, ठीक है। तो एक्स से लेकर हम दे देंगे वाई को 560 रुपया। उसके बाद ध्यान से देखना, उसके बाद गुडविल वाला पैसा देना है, फिर एक्स से लेकर वाई को देना है। ये तो कंपनसेशन ही होता है पार्टनर के माध्यम से, ठीक है। तो ये गुडविल वाला पैसा, ठीक है, कितना रुपया है, तो 50-40 रुपया, ठीक है। और ये दोनों पैसा पार्टनर एक्स के अकाउंट से माइनस हो जाएगा, ठीक है, और चला जाएगा वाई के कैपिटल अकाउंट में। तो हम ऐसा करते हैं, हम दोनों को जोड़ देते हैं, 560 रुपया और 50-40 रुपया हम जोड़ देते हैं दोनों को, ठीक है। तो हम चूँकि इकट्ठे काट सकते हैं ना, दोनों को देना ही है, तो हम इकट्ठे काट लिए हैं पैसा। तो 560 रुपया और 50-40 रुपया हम जोड़ देंगे, तो एक्स के अकाउंट से कितना पैसा कटेगा, तो ये 100 हो जाएगा, 5600, मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। हो गया क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और कुछ तो था नहीं, और कुछ था क्या, कुछ नहीं था। अब हम करते हैं बैलेंस। सबसे पहले आप जानते हैं कि जो पार्टनर मर गया है पहले उसका हिसाब क्लियर करो, ठीक है। हिसाब क्लियर करेंगे, वाई का कुछ था क्या बिजनेस में, वो देख लो। कैपिटल अकाउंट में वाई के नाम से और कुछ था, कुछ नहीं था। अब चलो बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। अब जोड़ो, इसे कितना होता है, तो ये हो जाएगा 560, इसको जोड़ेंगे तो 5600, 56×2 5800, 58 1 6000, 6800 और 6000 12800, ठीक है। तो 12800 वाई का हो गया। अब चूंकि ये मर गया है तो इसका जो टोटल बैलेंस है ना, तो वाई के एक्सिक्यूटर को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, एक्सिक्यूटर्स को ट्रांसफ़र करेंगे अकाउंट, कितना 12800, और बाकी जो एक्स का हिसाब है कितना होगा 9-8-17 10,800, 10,800, ठीक है। 5600 घटा दीजिए तो इसका बैलेंस बचेगा टू बैलेंस शीट, ठीक है। तो 10,800 में से 5600 घटा देंगे तो कितना आएगा, 5200, ठीक है। चलिए है, इसका बैलेंस बीडी करके हम छोड़ देंगे वाई एक्स का 5200, ठीक है। बात खत्म हो गई, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर। वाई का जो हिसाब बनता है वो बैलेंस शीट न लेकर उसके एक्सिक्यूटर में ट्रांसफ़र करेंगे। अब आपसे कहा है कि एक एक्सिक्यूटर अकाउंट बना के दिखाइए, तो भाई मेरे एक्सिक्यूटर अकाउंट बनाने में है ही क्या, एक्सिक्यूटर अकाउंट बनाएंगे, वाई का जो शेयर बनता है वो वाई कैपिटल अकाउंट लिखकर उसको इधर लाके टू बैलेंस शीट ही कर देंगे। पेमेंट के बारे में कोई चर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम सीधे एक्सिक्यूटर में ट्रांसफ़र करके छोड़ देंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट करिए और देखिए ना, मैं ऊपर ही बना दे रहा हूँ, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो लिख ही लिए होंगे आप, देखिए वाई का एक्सिक्यूटर अकाउंट बनाता हूँ मैं, ठीक है। एक्सिक्यूटर अकाउंट बना दिया, छोटा सा अकाउंट बनाना है, सिंगल अकाउंट, ठीक। कौन सा अकाउंट, सिंगल अकाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट लिख लेना। यहाँ पर हमें वाई का कैपिटल अकाउंट लिख देना है क्रेडिट में, ठीक है। अब ये प्लस में आ गया, किस पैसे से, तो वाई के कैपिटल अकाउंट से, ठीक है, क्रेडिट में पैसे आ गए, तो वाई कैपिटल अकाउंट से पैसे आ गए, कितना 12,800, ठीक है। अब यहाँ पर 12,800 करके, यहाँ पे 12,800 करके, अब पेमेंट होता तो यहाँ पे पेमेंट कर देते, नहीं है तो टू बैलेंस शीट करके लिख देंगे। अब आपके यहाँ वाई नहीं रहेगा, वाई का उत्तराधिकारी एज ए लोन एज ए लायबिलिटी रहेगा, ठीक है, करके छोड़ दीजिए। तो पेन पेपर के साथ स्टार्ट होइए। क्वेश्चन नंबर हमें करना है 21। हेडिंग ऊपर में दिया है कि आपको रिवैल्यूएशन बनाना है, पूंजी खाता बनाना है और भी कुछ, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है ये हम पूरा अंदर पढ़ते हैं, हेडिंग को छोड़िए, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है वो पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, ये ABC पार्टनर है। आपको मैं बताता हूँ कि जब भी बड़े क्वेश्चन की तरफ आप बढ़े तो पहले एक बार ऊपर देख लीजिए, एक बार नीचे देखिए कि करना क्या है।
आपको क्या बनाना है। तो आपको क्या बनाना है, देखिए सबसे पहले आपको बनाना है पुनर्मूल्यांकन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता। भाई पुनर्मूल्यांकन खाता में क्या हिसाब होता है, तो पुनर्मूल्यांकन खाता में, मेरी बात ध्यान से समझना, अभी आप समझ लो, फिर बाद में मुझे ये नहीं कहना कि आपने बताया नहीं या मैं आपको नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। आप समझो मेरी बात, मैं बहुत आसान शब्द में बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो पहले से जब भी कोई किसी भी चैप्टर का एक मकसद होता है, ये पार्टनर के मर जाने का केस है, कोई पार्टनर मर गया है तो उसका हिसाब करके आपको देना पड़ेगा। हिसाब में कैसा हिसाब होता है, तो पहले से कुछ प्रॉफिट होता है जिससे आपने नहीं बांटा है, लॉस होता है जिससे आपने नहीं बांटा है, तो अब आपको बांटना पड़ेगा। उसके बाद अभी वर्तमान में हमारे पास अगर एसेट और लायबिलिटी में कोई परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो उसके प्रॉफिट और लॉस को हम पार्टनर को देंगे। लेकिन हम एसेट और लायबिलिटी के परिवर्तन से प्रॉफिट और लॉस जो होता है, हम उसे डायरेक्ट पार्टनर को नहीं देते हैं, उसको पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैलकुलेट करते हैं। एसेट और लायबिलिटी में जो भी परिवर्तन आपको दिखाया जाएगा बैलेंस शीट के बाहर, बैलेंस शीट का मतलब वर्तमान स्थिति, बैलेंस शीट के बाहर का मतलब जो इसमें चेंजेस हो रहे हैं, तो बैलेंस शीट के बाहर आपको ये बताएगा एसेट और लायबिलिटी में जो भी परिवर्तन हो रहा है वो सब का सब जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। मैं आपको वर्किंग करके दिखाता हूँ, अगर आपको वर्किंग की ज़रूरत नहीं है तो नोट मत में करना, लेकिन ज़रूरत है तो आप नोट कर लेना। आप वर्किंग अगर कर लेते हैं तो आपके लिए हो सकता है कि 2 मिनट आपको ज़्यादा लगे, लेकिन आप सारी चीज़ों को आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको समझ में आए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या जाता है, पुराना प्रॉफिट नहीं जाएगा, पुराना रिजर्व नहीं जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ जाएगा जो अभी वर्तमान में एसेट और लायबिलिटी में परिवर्तन हुआ है वो। ध्यान से समझना, एसेट और लायबिलिटी में जो परिवर्तन हुआ है सिर्फ उसी को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या दिखाएंगे, एसेट और लायबिलिटी में जो परिवर्तन हुआ है। बैलेंस शीट के अंदर बहुत सारे एसेट हो सकते हैं, बहुत सारी लायबिलिटी हो सकती है, लेकिन बैलेंस शीट के बाहर आप देखिए कि किस एसेट में परिवर्तन हुआ है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये देखिए, बस देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। और हमेशा मेरी एक बात हमेशा याद रखिए कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट होता है, इसका पॉजिटिव बैलेंस होता है क्रेडिट और इसका पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है, डेबिट, ठीक है। और जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल का ही एक पार्ट होता है, तो जो प्रॉफिट है, रिजर्व है, ये सब जो क्या होगा, प्रॉफिट है, रिजर्व है, तो ये सब भी पॉजिटिव बैलेंस है, तो इसके भी बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। ध्यान से समझना, हमें हमेशा इस बात को याद रखो, ये बेसिक है ना। जैसे ABCD हम पढ़ते हैं ना, जब हम पढ़ते हैं, हम इंग्लिश की तैयारी करते हैं या हम लोग को जो फर्स्ट टाइम जब इंग्लिश पढ़ाया जाता है तो ABCD पढ़ाया जाता है, वही है ABCD है, ठीक है। आपके अकाउंटिंग का ये ABCD है, आपको ये हमेशा याद रहना चाहिए। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट होता है और इसका पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट होता है, इसका पॉजिटिव बैलेंस डेबिट होता है, ये हमेशा याद रहना चाहिए। और इसको उल्टा कर देंगे, नेगेटिव बैलेंस इसका नेगेटिव डेबिट हो जाएगा और इसका नेगेटिव क्रेडिट हो जाएगा। मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, मैं आपको बाद में समझाऊंगा ये बात, जब क्वेश्चन में हमको ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है भाई मेरे। आपको मैं समझाता हूँ कैसे क्वेश्चन करना है, आप क्वेश्चन को पूरा मत पढ़िए, अब आप क्वेश्चन के छोटे छोटे पार्ट पढ़िए। पहले आप देखिए क्या कौन पार्टनर है, क्या रेशियो, फिर बैलेंस शीट के अंदर जाइए, देखिए कि क्या कैलकुलेशन है, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर में अगर कोई पेंडिंग काम बचा हुआ है, ध्यान से समझना, पेंडिंग काम का मतलब कोई प्रॉफिट नहीं बटा है, कोई रिजर्व नहीं बटा है, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। पुराना गुडविल है तो वो हटाना पड़ेगा ताकि नया गुडविल का वैल्यूएशन आप कर सके। और गुडविल का वैल्यूएशन क्यों होता है, ध्यान से सुनो, गुडविल का वैल्यूएशन क्यों होता है, कोई साझेदार सेक्रीफाइस करता है उसके शेयर की पूर्ति के लिए, समझो मेरी बात को, जो साझेदार सेक्रीफाइस करता है उसकी शेयर की पूर्ति के लिए हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, मतलब कंपनसेशन के लिए गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। मैं आपको इतनी सारी बात बता रहा हूँ और फिर भी आप नहीं समझ पा रहे तो आपके लिए मुश्किल है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको छोटी छोटी बात बताता हूँ, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें बहुत हो गई, अब छोटी छोटी बात बताता हूँ। बड़ी क्वेश्चन है लेकिन छोटे छोटे टर्म में इसको सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले हम छोटा सा वर्किंग नोट करेंगे और जहाँ जहाँ जो जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरत होगी वो हम नोट करते चले जाएंगे। ध्यान से समझना, यहाँ पर कहता है ABC पार्टनर था, कम से कम पार्टनर का नाम तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसका रेशियो इम्पोर्टेंट है। रेशियो आपको दे दिया है 5:3:2। नोट करो, मेरे साथ नोट करना, मेरे साथ नोट करना प्यारे बच्चों। ये हो गया, एक की मृत्यु हो गई 28 फरवरी को 2022 को एक की मृत्यु हो गई है, ए डिसीज्ड हो गया है। क्या हो गया, ए डिसीज्ड हो गया है, ध्यान से समझना।
और जो बंदा डिसिस्ट होता है उसको शेयर का वैल्यू चाहिए। 5/10 इसका शेयर है जो फुल्ली सेक्रीफाइस कर जाएगा। क्या कर जाएगा? फुल्ली सेक्रीफाइस। अब इसके लिए अगर गुडविल का वैल्यू लगाया गया है तो आप इतना के बराबर गुडविल का वैल्यू इसको दोगे। ठीक है, कितना आसान है। ठीक है, ये बंदा मर गया, इसने सेक्रीफाइस किया, इसको गुडविल का वैल्यूएशन चाहिए। ठीक है, गुडविल में जितना पैसा बनता है, ठीक है, इसके वैल्यू, जैसे मान लो कि गुडविल अगर 10,000 40,000 है तो गुडविल में इसका शेयर बनता है ना कितना? 20,000 रुपया। ठीक है ना, 20,000 चाहिए एक को। ठीक है, कौन? हाँ, एक को। और कौन देगा? जो इसके शेयर को गेन करेगा। ठीक है, जो इसके शेयर को गेन करेगा, मतलब इसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। सेक्रीफाइस करने वाला अगर कोई शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, बहुत छोटी सी बात है, अगर कोई बंदा शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको उसके बराबर पैसा चाहिए, और जिसको चाहिए वो क्रेडिट में रहेगा और जिससे लेना है वो डेबिट में रहेगा। ठीक है, तो गेन करने वाला डेबिट होता है और सेक्रीफाइस करने वाला क्या होता है? गेन करने वाला डेबिट होता है और सेक्रीफाइस करने वाला क्रेडिट होता है। ठीक है, आप चाहो तो इस बात को भी छोटा सा कहीं पर नोट कर लो। गेन करने वाला हमेशा डेबिट हो रहेगा और सेक्रीफाइस करने वाला क्या होगा? क्रेडिट रहेगा। ठीक है, सेक्रीफाइस। अब कैसे पता करोगे कि सेक्रीफाइस हुआ है? भाई कोई मर गया, उसके पास जो था अब रहेगा ही नहीं, पूरा का पूरा शेयर सेक्रीफाइस हो रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा, इसमें कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं, पूरा का पूरा शेयर सेक्रीफाइस हो रहा है। यहाँ तक हमने क्वेश्चन पढ़ा, मात्र एक लाइन अभी तक हमने पढ़ा। उसके बाद हम आते हैं बैलेंस शीट के अंदर जाइए। बैलेंस शीट के अंदर जाइए और आप देखिए क्या क्या है। तो सबसे पहले इन तीनों का कैपिटल है, तो कैपिटल तो इसका अपना बैलेंस है, उसको किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करने की ज़रूरत तो है नहीं, तो छोड़िए। आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। सर ये क्या होता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? क्या ये प्रॉफिट है? जी बिल्कुल, ये प्रॉफिट है। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये पार्टनर का अपना पैसा है। ठीक है, पार्टनर का अपना पैसा है। आप कहोगे सर फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कामगार की क्षतिपूर्ति के लिए लगाया गया है, तो मैं कह रहा हूँ कि कामगार के लिए क्षतिपूर्ति के लिए लगाया गया है, वो तो ठीक है, लेकिन ये पैसा है पार्टनर का अपना पैसा। ठीक है, पार्टनर ने अपने पैसे को रखा है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास है, ये प्रॉफिट है। ठीक है, और ये जाएगा पार्टनर को। ठीक है, ये पैसा है, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, प्रॉफिट का पार्ट होता है रिजर्व, प्रॉफिट नहीं है तो रिजर्व नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये प्रॉफिट है, पार्टनर को हमें बांट कर देना पड़ेगा। अब कहोगे सर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। बैलेंस शीट के अंदर का कोई भी वैल्यू रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाता है, बैलेंस शीट के बाहर में किसी वैल्यू में परिवर्तन हो रहा है वो जाएगा। ठीक है, अब वो भी एसेट और लायबिलिटी के वैल्यू में जो परिवर्तन होता है वो जाता है। बाकी जितना भी कैलकुलेशन है, अगर रिजर्व पहले से रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस पहले से रखा है माय डियर, बैलेंस शीट के अंदर वो सीधे के सीधे पार्टनर को जाएगा। किसको जाएगा? सीधे का सीधे पार्टनर को बांट कर देंगे। रिवैल्यूएशन में नहीं लिखना है उसको। रिवैल्यूएशन में क्या आता है? रिवैल्यूएशन में रिजर्व नहीं आता है, रिवैल्यूएशन में दूसरा कोई प्रॉफिट नहीं आता है। रिवैल्यूएशन में सिर्फ और सिर्फ एसेट और लायबिलिटी के मतलब अमाउंट में जो परिवर्तन होता है वो जाता है। ठीक है, तो ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है मेरे बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व जो है ये कितना है? पर इसका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। 24,000 है और ये सीधे पार्टनर को जाएगा, ए को जाएगा, तो 24,000 गुने 5/10। इसको जब करिएगा ना तो ये हो जाएगा 12,000। उसके बाद बी को जाएगा 24,000 गुने 3/10, 24 या 7200, और सी को जाएगा 24,000 गुने, ठीक है, 2/10, 24 गुना 4800। एक काम आपका ये निपट गया। ठीक है, अब आइए बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स है। भाई क्या कर्ज का बंटवारा नहीं होता है, छोड़िए, आप छोड़कर आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ऐसे साइड में जाइएगा तो आपके पास गुडविल है। भाई जो पहले से गुडविल रहता है ना उसको रिटर्न ऑफ करते हैं। गुडविल को, पुराना गुडविल को जो बैलेंस शीट में रहता है एज ए लॉस आपको रिटर्न ऑफ करना है। क्या करना है? रिटर्न ऑफ करना है, ताकि आप नए गुडविल का वैल्यू लगा सके। इसके लिए सभी पार्टनर को डेबिट करते हैं, तो ए को बांटेंगे। ये पैसा है कितना? तो ये पैसा है 12,000 रुपये। ए के कैपिटल अकाउंट में ये पैसा डेबिट होगा और ए का रेशियो है 5/10। ठीक है, इसको काटिएगा, 12×5 = 60, 6,000 होगा। बी का शेयर हो जाएगा 12,000 गुने 3/10, ये हो जाएगा 3600 रुपया। और सी का शेयर हो जाएगा 12,000 गुने 4/2/10, ये हो जाएगा 2400 रुपया। हाँ जी भाई,
एक काम आपका ये निपट गया। अब बैलेंस शीट के अंदर मशीन है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेबिटर है, कैश है, इस सब में से कोई भी शेयर किसी पार्टनर को नहीं जाता है, ठीक है। ये सब एसेट और लायबिलिटी है। आगे बढ़िए, आपके पास एक पॉलिसी है 1,20,000 और आप इस पर प्रीमियम जो कंपनी को दे रहे हैं वो आपने लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में काउंट किया है, तो भाई ये प्रॉफिट है, सीधी सी बात, ये प्रॉफिट है और ये पार्टनर को सीधे चला जाएगा। क्या करेंगे हम, सीधे पार्टनर को दे देंगे। हेलो, क्या करेंगे हम लोग, सीधे तौर पे हम पार्टनर को दे देंगे। तो 1,20,000 का ये JLP वाला पैसा भी आपको बांटना पड़ेगा। और भाई JLP में सबका शेयर होता है, ठीक है ना, JLP में सबका शेयर होगा, मतलब ये जो होता है वो सीधे ABC में पार्टनर में चला जाएगा। आप ABC डायरेक्ट कर दीजिए तो इसमें A का शेयर कितना हो जाएगा, 1,20,000 गुने 5/10, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12×5 60, मतलब 60,000 A को मिल जाएगा और B को मिल जाएगा भाई 1,20,000 गुने 3/10, ठीक है। बस मैं सारा कैलकुलेशन फटाफट निपटा दे रहा हूँ, उसके बाद सीधे तौर पे हम लोग क्वेश्चन जाएंगे और सेट कर देंगे, ठीक है, हो गया। उसके बाद 2/10, 12 दूना 2400। अगर आप कैलकुलेशन समझ रहे हैं, ठीक है, आप अगर डायरेक्ट अकाउंट में कर लेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है भाई। अब आते हैं, और कुछ है नहीं, मशीन का वैल्यू लगाया गया है और फर्नीचर संदिग्ध ऋण पर 10% आयोजन करना है। टैक्स के लिए आपको 30,000 का प्रावधान करना है। ख्याति का मूल्यांकन किया गया है, सबसे बड़ी बात है ख्याति का मूल्यांकन किया गया। और ख्याति का मूल्यांकन क्यों होता है, नए ख्याति का मूल्यांकन क्यों होता है, जो बंदा सेक्रीफाइस किया उसको शेयर पुराने के लिए, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए, ठीक है। गुडविल का नया वैल्यू लगाया जाता है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जिसने सेक्रीफाइस किया, ठीक है। तो भाई मेरे किसने सेक्रीफाइस किया, ए ने, कैसे पता किया, ए मर गया, इससे बड़ा सेक्रीफाइस क्या हो सकता है। ए को 30,000 के शेयर में पैसा चाहिए, ठीक है, ए को 30,000 के शेयर में पैसा चाहिए, हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर दे रहे हैं। तो ए को गुडविल में शेयर चाहिए, एज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, शेयर ऑफ गुडविल, भाई ए को शेयर ऑफ गुडविल चाहिए। ए के पास टोटल गुडविल 30,000 का है और ये है 5/10 ए का, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15,000। अब ये शेयर कौन देगा, हेलो, कौन देगा, जिसने इसके शेयर को गेन किया होगा। तो गेन रेशियो बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो, सॉरी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। और आपके पास न्यू रेशियो नहीं है तो गेन रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो में ए अगर मर गया तो BC बचा, तो B और C गेन रेशियो कितना हो जाएगा, B और C गेन रेशियो, ठीक है, गेन रेशियो कितना हो जाएगा भाई, हो जाएगा 3:2। 15,000 को 3:2 में बांटेंगे तो B देगा 15,000 का, ठीक है, 3/5, 5 या 15, 3 तिया 9,000, और C देगा 15,000 का 2/5, ठीक, 5 या 15, 5 दूना 10,000। यहाँ तक आप समझ गए, ठीक। उसके बाद क्वेश्चंस में जो हमने रिवैल्यूएशन वाला काम छोड़ा है ना, वो सीधे अकाउंट में ही कर देंगे, उसके लिए वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक अकाउंट में वर्किंग हो जाएगी, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के लिए पहले से वर्किंग करके रखना है। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने बांटा, ये गुडविल पुराना हमने डेबिट किया, ये सब पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, पार्टनर के अकाउंट में ये डेबिट चला जाएगा। JLP प्रॉफिट है तो इसको क्रेडिट कर देंगे, ये प्रॉफिट है क्रेडिट कर देंगे, इसमें इन दोनों के अकाउंट से पैसा डेबिट करके, ध्यान से समझना, इन दोनों के अकाउंट से पैसा डेबिट करेंगे जिसने इसके शेयर को गेन किया, ठीक है, डेबिट करके इसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, है ना, एक ही अकाउंट में, ठीक है। बहुत आसान, बहुत आसान, हमने कुछ नहीं छोड़ा इसमें। अब बच गया है कुछ एसेट और लायबिलिटी में जो परिवर्तन हुए उसका कैलकुलेशन, तो उसके लिए अलग से कैलकुलेशन हम क्यों करें, टाइम अपना बर्बाद करने वाली बात हो गई। हम उसके लिए डायरेक्ट उसके अकाउंट में ही कैलकुलेशन कर देंगे। अकाउंट बनाने का मतलब भी तो कैलकुलेशन होता है, डायरेक्ट अकाउंट बनाएंगे स्पेशली हम उसके लिए, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारा हो गया, हम सिर्फ रिवैल्यूएशन वाला कैलकुलेशन डायरेक्ट अकाउंट में करेंगे, ठीक है। बाकी हमने पार्टनर के लिए जो लेना था हमने बैलेंस में वर्किंग में हमने नोट कर दिया है, ठीक है। अब जल्दी से इसको नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चले भाइयों, अब मिटाते हैं हम, ये हमने कैलकुलेशन किया है। अब एक जो रिवैल्यूएशन का कैलकुलेशन, देखिए होता गया है कि आपके बैलेंस शीट में अगर पहले से प्रॉफिट रखा हुआ है तो उसे आप सीधे बांटकर पार्टनर को दीजिए, आपको बीच में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई एसेट है, कोई लायबिलिटी है जिसमें आपको कहता है परिवर्तन हो गया, फिर आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए आपको अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और हमारे अकाउंटिंग में प्रावधान है कि आप एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे जिसमें आप एसेट और लायबिलिटी के परिवर्तन को शो करेंगे और फिर उसका बैलेंस निकाल के पार्टनर को देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कुछ एसेट है, कुछ लायबिलिटी है जिसमें परिवर्तन हुआ है, उसको हम
पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में बनाएंगे, फिर हम पार्टनर को देंगे। ये सब चीज़ें पार्टनर को हम दे चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन हमारे पास एसेट और लायबिलिटी का कैलकुलेशन रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमको करना पड़ेगा, ठीक है। और ये हमने कैलकुलेशन करके रख लिया है। अब भाई मेरे हमारे पास जगह तो इतना ही है, तो हम क्या करते हैं, अच्छा ये WC इसमें पेयर सस्पेंस अकाउंट में के लिए कुछ नहीं कहा है ना, पेयर सस्पेंस अकाउंट के लिए कुछ नहीं कहा है, ठीक है। हाँ, पेयर सस्पेंस अकाउंट के लिए कुछ नहीं कहा है, लेकिन कहना चाहिए था। ये बंदा जितना दिन जिंदा रहा है नए बिजनेस में, उतना दिन के लिए इसको प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन कहाँ नहीं है तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन आप समझिए, सारी चीज़ें आप समझिए, संभावनाओं को समझिए, ठीक है। जब आप बड़ा सोचेंगे ना, आप बड़ा सोचेंगे तो फिर आपको चीज़ें बहुत आसान लगेगी सोच समझने में, ठीक है। आप बड़ा सोचिए कि भाई सब कुछ दिमाग में चलते रहना चाहिए कि ये दे तो पार्टनर का केस है भाई। अगर सबसे पहली बात तो कि ये जितना दिन जिंदा रहा है, पुराना बिजनेस अगर क्लोज हो गया उसको तो शेयर मिल गया होगा, लेकिन वो जितना दिन जिंदा रहा है वो मर गया, उसका शेयर तो उसको कम से कम उतने दिन का प्रॉफिट में शेयर चाहिए, कुछ तो बिजनेस कमाएगा। उसके बाद इसका कंपनसेशन चाहिए, तो चलो ठीक है, कंपनसेशन के लिए तो यहाँ गुडविल का वैल्यू लगा दिया था 30,000 रुपये, बाकी पुराना प्रॉफिट हमको दिखा था, बिना पूछे हुए हमने बांट दी, ठीक है। किसी से पूछने की ज़रूरत आपको नहीं, लेकिन हम छोटा छोटा ही नोट कर ले रहे हैं ताकि हमको थोड़ा सा समझने में आसानी हो और हम याद रख सकें। 12,000 WCR का पैसा है, बी को मिला है 7200 रुपया और सी को मिला है 4800 रुपया। ये हम अमाउंट हम साइड में लिख ले रहे हैं ताकि हमको दिक्कत ना हो। गुडविल रिटर्न ऑफ में है, ए का ये डेबिट होगा अकाउंट से 6,000 रुपया, और बी का है 3600 रुपया, और सी का है 2400 रुपया, और भाई JLP वाला पैसा है, ए को मिला है 60,000 रुपया, बी को मिला है 36,000 रुपया। ये हम अपने फ़ायदे के लिए लिख रहे हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। ये हो गया। उसके बाद हमने ए और बी से पैसा काटना है, बी और सी से पैसा काटना है। बी और सी के अकाउंट से 9,000 डेबिट करना है और सी के अकाउंट से 10,000 डेबिट करना है। नहीं, 10,000 होगा ना, 5 ना 10, 5 या 15, 3 दूना 6, सॉरी 6,000 होगा, ठीक है। 6,000 कर लेना, 6,000। हाँ, और ये सब पैसा चला जाएगा ए को, ठीक। ये हमने अपने लिए नोट किया, आप नोट मत करना, ठीक। तो वो सब पार्टनर का खुद का हिसाब है, वो सिर्फ पार्टनर को मिल गया। अब हमें सिर्फ एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना है, उसका प्रॉफिट और लॉस निकाल लेना है पार्टनर के लिए, फिर हम डायरेक्ट पार्टनर का हिसाब कर देंगे। मेन हमारा मकसद क्या है, पार्टनर का हिसाब करना मेन हमारा मकसद है। मेन हमारे मकसद में हमने ये सब चीज़ें पहले से कर लिया है, अब सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, एसेट्स और लायबिलिटी से प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है। अब चलो फटाफट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। अब हमारे पास अब मेन हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आपसे क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। इसमें ये सारी चीज़ें जितना भी हमने किया है ये सबसे कोई मतलब नहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट को। रिवैल्यूएशन अकाउंट खुद एक नॉमिनल अकाउंट है और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एसेट और लायबिलिटी के परिवर्तन को दिखाया जाता है। आप लिखिए पार्टिकुलर, ठीक है, अमाउंट, फिर लिखिए पार्टिकुलर, फिर अमाउंट लिखिए। ये होता है डेबिट बैलेंस और ये होता है क्रेडिट बैलेंस। भाई मेरे प्रॉफिट जब होती है तो कैपिटल प्लस होता है, और कैपिटल जब प्लस होता है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब जो प्रॉफिट होगा उसका क्रेडिट बैलेंस होगा और लॉस का डेबिट बैलेंस होगा। इतना तो याद रख सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि मैं ऐसा कोई भी चीज़ छोड़ता हूँ, ठीक है, जो आपको पूछने की ज़रूरत पड़े। आप बस हमारी बात को ध्यान से सुन लेना, आपको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत कुछ बताता हूँ, ठीक है, बहुत कुछ तोड़ तोड़ के बताता हूँ, आप फोकस करिए सिर्फ हमको, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे समझा देता हूँ। भाई ये क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है, ये डेबिट बैलेंस लॉस होता है। अब देखो डेबिट और क्रेडिट प्रॉफिट कहाँ कहाँ हो रहा है, बैलेंस शीट के बाहर ही लिखा होगा ये चीज़ें, जो आपको इसमें कुछ परिवर्तन दिखाया जा रहा है, कोई एसेट और कोई लायबिलिटी में परिवर्तन। तो हमारे पास जो एक मशीन है जिसका वैल्यू किया गया है 90,000, हेलो, मशीन का वैल्यू 90,000 है, तो ये नया वैल्यू है और आपको चाहिए मशीन के वैल्यू में परिवर्तन, ठीक है ना। मशीन के वैल्यू में कितना परिवर्तन होगा वो देखिए। आपका 90,000 अभी है, मशीन का वैल्यू पहले था 70,000, भाई 20,000 का बढ़ गया, बड़ी अच्छी बात है, बल्ले बल्ले। मशीन का वैल्यू बढ़ गया कितना, 20,000 रुपया, तो मशीनरी का वैल्यू 20,000 अब प्रॉफिट में शो करो। उसके बाद बताओ, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर भी एक एसेट है और एसेट और लायबिलिटी में जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम शो करें। फर्नीचर पहले था 12,000 का, अब है
14,000 का। हमको परिवर्तन दिखाना है तो फर्नीचर में परिवर्तन हुआ 2,000 का और 2,000 क्या हुआ, बढ़ गया, तो आपके लिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट को क्रेडिट में लिखेंगे चाहे वो जिस पे हो रहा हो, ठीक है। नोट भी करते चलो साथ साथ, आपको समझ में आता चला जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, भाई मेरे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स किस पे होता है, जो देनदार हैं आपके, जो देनदार हैं मतलब जो डेप्टर हैं जिनके यहाँ पैसा आपका ड्यूज है, वो आपके यहाँ उसके लिए प्रोविजन कर रहे हैं कि अब इतना पैसा हमारा नहीं मिलेगा। भाई जो पैसा आपका डूब रहा है आपके लिए लॉस होगा, लॉस का डेबिट बैलेंस होता है। तो ये भी एसेट का आइटम है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो एसेट और लायबिलिटी में जो भी परिवर्तन होता है उसको कहाँ दिखाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, तो डेप्टर है कितने का, तो डेप्टर आपके पास कितने का है भाई, डेप्टर 30,000 का, और 30,000 का कितना परसेंट प्रोविजन कहता है, 30,000 का 30,000 का कितना परसेंट है, चलो 10%, हाँ तो 30,000 का 10% करो, कितना हज़ार हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। है जी, कितना आसान है। आगे बढ़िए, उसके बाद कहता है टैक्स के लिए 30,000 का प्रावधान करिए। भाई टैक्स के लिए प्रावधान करना है तो आपको लॉस हो जाएगा, गवर्नमेंट को आपको पैसे देना है, टैक्स के लिए प्रावधान करना है। पहले नहीं था, ठीक है, पहले क्या टैक्स के लिए प्रावधान था क्या, नहीं था, लेकिन अब करना पड़ रहा है। तो कोई लायबिलिटी अनायास अगर आपके साथ जुड़ता है तो आपके लिए पूरा का पूरा लॉस कहलाएगा। भाई नहीं देना था, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं देना था, अभी भी कहा जा रहा है कि देना है, ठीक है, तो आपके लिए पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। एक लायबिलिटी बढ़ा है जिससे आपको लॉस हो जाएगा, और लायबिलिटी और एसेट में जो भी लॉस आता है, जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी परिवर्तन होता है वो यहाँ दिखाते हैं। तो ये प्रोविजन पहले नहीं था, अब है, मतलब परिवर्तन हुआ, मतलब उतना ही बढ़ा है जितना बढ़ाया गया है, ठीक है। तो 24,000 रुपया का 30,000 का प्रोविजन किया गया है, तो हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है ना। कितना, 30,000, हेलो कितना, 30,000 हो गया भाई। आगे बढ़िए, उसके बाद कहता है ख्याति का मूल्यांकन किया गया है। भाई तो यहाँ से तो दूसरी बात है, पॉलिसी के लिए मृत्यु पर पूरी राशि वसूल हो गई, वो तो हम ऑलरेडी पहले बांट चुके हैं। ये सब तो डायरेक्ट प्रॉफिट का पैसा है, वो प्रॉफिट है ना, जेएलपी अलग एक प्रॉफिट है, उसको तो हम ऐसे ही बांट दिए हैं, ठीक है। आपको अलग से सोचने की उसको ज़रूरत नहीं है ना। चलिए, तो ये सब प्रॉफिट था जिसका कैलकुलेशन तो ऑलरेडी कर चुके हैं। गुडविल कंपनसेशन के लिए लगाया जाता है, वो डायरेक्ट पार्टनर टू पार्टनर होता है। ये हम एसेट और लायबिलिटी में जो परिवर्तन हुआ है बस उसको शो करने के लिए हमने इसको बनाया है। भाई देखिए क्या हो रहा है आपका, देखिए ज़रा, प्रॉफिट हो रहा है क्या या लॉस हो रहा है, हमको तो नहीं लग रहा प्रॉफिट हो रहा है। 33,000 आपका लॉस में है, ठीक है, 33,000 आपका लॉस में है, और ये 22,000 आपका प्रॉफिट में। तो यहाँ जो बैलेंस है वो प्रॉफिट कम हो रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस। तो यहाँ लिखेंगे रीवैल्यूएशन लॉस, ट्रांसफ़र कर दीजिए, ट्रांसफ़र टू पार्टनर का नाम क्या है, ABC, सबको मिलेगा, ठीक है, सबको मिलेगा। ये पुराना कमाई था ना, पुराना बिजनेस का एसेट है जिसमें A भी था, B भी था, C भी था, A मर गया भले ही, लेकिन वो तो था ना। तो इसका जो शेयर बंटवारा करेंगे 11,000 रुपये बांट लीजिए। तो वर्किंग नोट की जगह पे अगर आपकी जगह खाली होगी तो वहीं पर बांटिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, 5/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई मेरे 11×5 5500 रुपया, ठीक है। 5 कितना है रेशियो, 5:2 है ना, ये हो जाएगा 5500, ये हो जाएगा 3300, और ये हो जाएगा 2200, हो गया भाई, ठीक है। रिवैल्यूएशन का लॉस कैलकुलेशन हो गया है, इसको भी यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। ये ऑलरेडी कैलकुलेटर था, बैलेंस शीट में था, ये हमारे पास ऑलरेडी एक प्रॉफिट है जो बाहर में दिया हुआ है, ये हमारे पास ऑलरेडी, ये क्या है, कंपनसेशन है। इसी सारा का सारा हिसाब डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट होता है जो पार्टनर के साथ होता है, लेकिन ये सब जो होता है वो डायरेक्ट पार्टनर को नहीं जाता है, पहले इसको रिवैल्यूएशन में कैलकुलेट करते हैं। अगर आप डायरेक्ट भी पार्टनर को दे देंगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन दिक्कत की बात है इतना सारा कैलकुलेशन पार्टनर में कर दीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा। इसलिए हम एसेट और लायबिलिटी के जो परिवर्तन हैं उसको हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उसके प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करके हम फाइनली पार्टनर को दे देते हैं। अब देखिए 33,000 का लॉस है, 22,000 का प्रॉफिट है, तो 33,000 और 22,000 को पहले मर्ज कर दीजिए, 33,000 माइनस जाएगा 22,000 में से, तो यहाँ पे आपके पास 11,000 रुपया लॉस बचेगा, ठीक है ना, लॉस बचेगा। क्यों लॉस बचेगा, क्योंकि ये लॉस ज़्यादा है, लॉस को हम ले गए हैं, प्रॉफिट कम है, इसीलिए लॉस बचेगा। और लॉस जब होता है तो हम उसको कहाँ लिखते हैं, तो ये रिवैल्यूएशन लॉस है और ये पार्टनर के डेबिट में लिखाएगा, ठीक है। ए को मिला है 5500 और बी को मिला है 3300
और सी को मिला है 2200। चलो भाई, सारा कैलकुलेशन हम साइड में लिखते चले गए हैं, ये ऑलरेडी सब कैलकुलेटेड था, बस रिवैल्यूएशन का कैलकुलेशन हमको अलग से करना पड़ता है। और क्वेश्चन है क्या, अभी एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए, हेलो नोट कर लीजिए। चलिए भाई, चलिए मिटाते हैं इसे। अब सारा कैलकुलेशन तो हमने वहाँ लिख लिया है, अब मैं सीधे पार्टनर का हिसाब करता हूँ, मेन मुद्दे पे आता हूँ। ठीक है, आप कह सकते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट भी एक तरह का कैलकुलेशन अकाउंट है, वो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आप जर्नल एंट्री कर रहे हैं और वहीं पर रिवैल्यूएशन का कैलकुलेशन कर ले रहे हैं तो आपको अलग से अकाउंट जब तक क्वेश्चन न कहे तब तक बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, मेन मकसद पे आते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है, आप फटाफट बनाते जाइएगा हमारे साथ। ठीक है, हमारे पास कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर के नाम हैं, ए बी सी हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद इधर भी ए बी सी लिख दे रहे हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर लिखना है आपको पार्टिकुलर ए बी सी, ए बी और सी। ठीक है, ये पार्टिकुलर लिखिएगा, ये डेबिट बैलेंस और ये क्रेडिट बैलेंस। जब भी आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी बैलेंस रहता है जो पहले से बैलेंस शीट में लिखा रहता है, और कैपिटल का जो पॉजिटिव बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, मतलब ये बैलेंस आपको बाय में लिखना है। अब इसमें जो जो पॉजिटिव होगा, जो हम उसको देंगे, जो प्लस होगा वो सब इसके क्रेडिट में लिखा जाएगा। ठीक है भाई, तो हमारे पास देखते हैं ए एक्स और वाई ए बी सी के पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कितने पैसे थे पहले, तो ये है क्वेश्चन नंबर कितना था, हाँ 21 था ना, यहाँ पर है 24,000, 32,000 और 24,000। ठीक है, तो इसको लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी, है ना, कितना कितना 24, 32, 24, हेलो 24,000, 32,000 और 24,000, ये हो गए। ठीक है, उसके बाद हम बैलेंस शीट के अंदर ही देखते हैं कि क्या कोई पैसा है जो हमको देना है, तो भाई WCR देना है, ये प्रॉफिट है, ये पार्टनर का प्रॉफिट है, पार्टनर का हक है। अगर जब तक इस पर कोई क्लेम ना हो वर्कर का तब तक ये पार्टनर का पैसा है। ठीक है, अगर वर्कर क्लेम कर देता है तो ठीक है, वर्कर को हम देंगे और जितना बचेगा बांट लेंगे, नहीं बचेगा नहीं बांटेंगे। ठीक है, वहाँ पे 12,000 रुपया, लेकिन ऐसा कोई क्लेम नहीं है तो हम इसीलिए सीधे पार्टनर को दे रहे हैं। ठीक है, 7200 और ये है 4800। भाई मेरे बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद ये जो गुडविल है बैलेंस शीट के अंदर है ना, वो एक तरह का लॉस है, उसको रिटर्न ऑफ करेंगे पुराना गुडविल को, तो ये हम गुडविल को रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, इसलिए हम डेबिट में लिख रहे हैं, और इसका कैलकुलेशन भी हम पहले से करके रखे हैं। देखिए कितना आसान है क्वेश्चन बनाना, 6,000, 3600 और 2400 नोट करो। ठीक है, भले ही एक क्वेश्चन पढ़ो, अच्छे से पढ़ लो आज। ठीक है, फिर JLP देना है तो JLP भी हम देंगे, ये चूँकि ये प्रॉफिट है, कंपनी से हमको पैसा मिला, ये प्रॉफिट हम पार्टनर को देंगे। देने का मतलब ये है पार्टनर के प्लस में लिखेंगे, प्लस में लिखने का मतलब ये है कि हम इसके क्रेडिट में लिखेंगे। तो JLP हम 60,000 दे देते हैं और इसको 36,000 देंगे और इसको 24,000, नोट करते जाइएगा भाई। उसके बाद हमने B से पैसे लिए, C से पैसे लिए नए गुडविल के लिए और A को दिए, तो B से लिए बीज कैपिटल, C से लिए सीज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। ठीक है, किसको दिए, 9,000 A दिया और B दिया और 6,000 C दिया। ठीक है, मतलब A को दिया, मतलब A के अकाउंट में प्लस होगा, और A ने लिया तो B और C के अकाउंट से माइनस होगा, A के पास जो पैसा गया हो। ठीक है, तो A के नाम से B और C के अकाउंट से माइनस होगा 9,000 और यहाँ 6,000। ठीक है, ध्यान से फिर से समझिए, A को देने वाला कौन है, दो आदमी B और C, तो B और C मैंने बाई कर दिया, प्लस करना है उसके अकाउंट में पैसा, और B और C से लेने वाला कौन है, तो अकेला A, तो हमने 2A लिखा और B और C के अकाउंट से माइनस कर दिया। ठीक है, तो कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस डेबिट होता है। हाँ जी, उसके बाद हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन किया, रिवैल्यूएशन में हमको लॉस मिला और इस लॉस को हम यहाँ लिख देंगे रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन लॉस। हाँ जी भाई, कितना है 5500 रुपया और 3300 और 2200। ठीक है बच्चे, 3300 और 2200। अब हमें करना है बैलेंस, और आप जानते हैं कि जो पार्टनर मर गया है या रिटायर कर गया है तो पहले उसका हम हिसाब करेंगे। ठीक है, और उसको पेमेंट करना है तो पेमेंट करेंगे, नहीं तो मरने वाले के केस में उसका सारा का सारा पैसा उसके उत्तराधिकारी को जाता है, इसलिए हम उसके लिए अलग से अकाउंट बनाएंगे, एज एक्सिक्यूटर अकाउंट।
ठीक है। अब एक ही अकाउंट में है कितना वो देखते हैं। एक ही अकाउंट में था कितना, पहले से वो देखिए। ये हो जाएगा, मैं जोड़ लूँ क्या इसे फटाफट, नोट करिए तब तक। ये हो जाएगा 24,000, 12,000, 36,000, 60,000, 96,000, अब 96,000, 6,000, अब प्लस 9,000, 15,000, 1,11,000। ठीक है, 1,11,000, 1,11,000 सही है ना। उसमें से आप माइनस करेंगे 6,000, फिर माइनस करेंगे 5,500। ठीक है, तो 99,500 रुपया इसका हिसाब बनता है। ठीक, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल करेक्ट है। तो 99,500 रुपया, ठीक है, ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब मैं बात करता हूँ बी की। तो बी का देखिए कितना है, 3200, 32,000, 32,000, 7200, 36,000, ठीक है, 75,200। मैं इतना समझा देता हूँ कि आपको पूछने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी, बशर्ते ये है कि आप ध्यान दीजिए। ठीक है, इधर उधर ध्यान भटकाइए नहीं। ठीक, मैं देखता हूँ कि कॉमर्स पे ज़्यादा ध्यान रहता है, पढ़ाई पे कम। ठीक है, ये हो जाएगा 59,300, पढ़ लो भाई। ठीक है, और सारी चीज़ें टीचर ही बता देगा तो आप क्या पढ़ोगे, आप भी थोड़ा मेहनत करो। ठीक, हालांकि हमारा काम है बताना, बताते हैं, लेकिन आपको मेहनत भी करना है, खुद से समझना भी है। ठीक, 48, 96,000 रुपया, ये तो ऐसे ही हो गया। अब 96,000 में से 2,400 घटाइए पहले। ओहो, मैंने बी का कहाँ लिखाएगा, बी का जो बैलेंस है वो टू बैलेंस शीट लिखाएगा। ठीक है, बी का जो बैलेंस है टू बैलेंस शीट लिखाएगा। तो ये हो गया 85,400, है जी। ये कैसे संभव है, 12,000, सॉरी 4800 है, सॉरी 4800 है। ये तो 59,500 सही था ना, यही था ना इसमें, वो 4800 है। उसका एडिशन चेक करिए एक बार, 24,000 प्लस 4800 प्लस 24,000, 52,800 है इसका योगफल। ठीक है, ठीक कर लो, अगर किसी ने लिख लिया है तो ठीक कर लो, बाकी मैं लिखने का मौका दे रहा हूँ। 52,800 में से 2,400 माइनस करो, फिर 6,000 माइनस करो, फिर 2,200 माइनस करो, 42,200। ठीक है भाई, 42,200, और ये यहीं रह जाएगा, ये चला जाएगा इसके एक्सक्यूटर में, लेकिन बी और सी का बैलेंस इस कैपिटल में रहेगा अगले साल से, बाय बैलेंस बी डी कहलाएगा। ए के पास कुछ नहीं रहेगा, बी का रहेगा 59,500 और इसका हो जाएगा 42,200। ठीक है, चलिए नोट करिए। चले मेरे बच्चे, ध्यान देना, एक चीज़ यहाँ पर सरासर गलत है। हमने इसका आंसर तो देख के लिख दिया है ऊपर में, ठीक है, बुक का आंसर हमने लिखा है, लेकिन यहाँ गलत है। 59,300 आ रहा है। ठीक है, हमारा पूरा कैलकुलेशन सही है, यहाँ भी हमने कैलकुलेशन सही करा है। हमारे हिसाब से क्वेश्चन में जो आंसर लिखा है 59,500 वो गलत है, यहाँ पर 59,300 होना चाहिए। आप इसको ठीक कर लीजिए। ठीक, तो 59,500 न होकर ये 59,300 होगा। ठीक है भाई, ये समझ रहा है। एक बार फिर मैं आपको समझाता हूँ कि बैलेंस में पहले से पैसा रहता है कैपिटल अकाउंट में, फिर बैलेंस शीट का ये डब्ल्यू शेयर बटा, फिर एक प्रॉफिट हमारे पास जीएलपी कंपनी से आया, फिर कंपनसेशन हुआ है, बी और सी के अकाउंट से पैसा कट के ए के अकाउंट में गया है, और ए के नाम से पैसा कटा है ए बी और सी से,
पुराना गुडविल था जिसका हमने रिटर्न ऑफ किया डेबिट में, रिवैल्यूएशन से लॉस था। बाकी हम बैलेंस करेंगे, पहले हम ए का बैलेंस करेंगे, जो पार्टनर मर गया है, डेथ कर गया, उसका बैलेंस हमने किया 99,500 लिखा। यहाँ पर टू बैलेंस सी डी न लिखकर टू एज एक्सिक्यूटर लिखेंगे, लेकिन बी और सी का जब बैलेंस करेंगे तो इसका बी और सी का बैलेंस लिखेंगे 69,300 और 42,200। हाँ जी ठीक है, जो कि यहाँ पर जो आपके 69,500 लिखा हुआ है, सॉरी 59,500 लिखा है, वो हमारे हिसाब से गलत है। ठीक है, 59,300 कर दीजिएगा बुक में भी। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है यहीं पर। हम इजाज़त चाहते हैं आपसे, बस यही कहेंगे कि आप ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। ठीक है, और जब भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ पूरी एक एक चीज़ बेसिक से बेसिक छोटी से छोटी बात मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक, आप बस उसको फॉलो करो, समझने का प्रयास करो हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रही है तो आप जो हमारा नोट बनाते हो, तैयार करते हो, उसका रिवीजन करो। ठीक है भाई, और उसके बाद आप अपने एग्जाम्पल को ज़रूर बनाओ जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। ठीक, आप उसको समझ जाओगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा सिलेबस को समझना। ठीक है, बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। इसके बाद एक नया चैप्टर, बहुत ही शानदार सा चैप्टर आपके बीच आने वाला है। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई इसी तरह कंटिन्यू करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।